कोर सोशल साइंस का, ठीक है। टाइम मैंने दो डिवाइडेशन दिए हैं। कोर सोशल साइंस के 2 डेज रहेंगे। अब कल तो आप लोग आएंगे नहीं, इसलिए कल की क्लास आपकी वो हिंदी वाली छूट जाएगी, क्योंकि अब कोर सोशल साइंस की कल और आज चलेगी। उसके बाद आपकी रहेगी एक और, कौन सा लेते हैं कंटेम्प्रेरी इंडिया, वो रहेगा 2 दिन। फिर उसके बाद अब आएगा हिंदी का। हिंदी में ऐसे बस वो खत्म ही होने वाला है एक चैप्टर, सेकेंड यूनिट चैप्टर आपकी शुरू करनी थी। 1-2 ही रह गए थे आपके। मैं समझा रही थी, ब्रह्म चिन्ह समझा रही थी, चिन्ह समझाने थे। तो चिन्ह समझाऊंगी तो 5 मिनट की क्लास ही रहेगी, इसलिए मैं उसको नेक्स्ट डे में स्टार्ट करूँगी, ठीक है। आज कोर्स सोशल साइंस का रहेगा। इसमें मैंने कहाँ तक कौन सी यूनिट खत्म कर दी है? फर्स्ट ही चल रही थी फिर सेकेंड? कौन सी चल रही है? यू डोंट नो? मेरे ख्याल से सेकेंड यूनिट में आपका लोकतंत्र बताऊंगा, डेमोक्रेसी, है ना। डेमोक्रेसी का मैंने बोला था, डेमोक्रेसी रीड करके आना। तो डेमोक्रेसी रह गया है, उसके बाद आप थर्ड यूनिट भी स्टार्ट कर देंगे। इसमें पढ़ाना है डेमोक्रेसी, लोकतंत्र में शिक्षा की आवश्यकता। डेमोक्रेसी क्या है? मैंने बोला था ना पढ़ के आना। क्यों जी? डेमोक्रेसी सीधी बात है, जनता का तंत्र, जिसमें जनता के द्वारा जनता के लिए बनाया गया शासन। जनता के लिए तो बनाते हैं, जनता ही को चुनती है और जनता अपने लिए शासन बनाती है। यही हमारा लोकतंत्र होगा, इसी को हम डेमोक्रेसी बोलते हैं, ठीक है। और जैसे अगर हम राइटर्स की बात करेंगे, कई कई लोग अलग अलग राइटर्स देते हैं अपनी अपनी डेफिनेशंस। जैसे एक आते हैं ऑस्टिन, इनका क्या कहना है? एक ऑस्टिन आएंगे, एक लिंकन। लिंकन कौन है? हाँ, अब्राहम लिंकन। ये कौन थे बताओ? प्रेसिडेंट। कहाँ के थे? अमेरिका के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। इतना याद नहीं रखते हो तुम लोग, हैं भूल जाते हो। ब्राइस हॉल, ये कौन कौन है? राइटर। इनकी अपनी अपनी डेफिनेशन है।
वह शासन है जिसमें जनता का अपेक्षाकृत बड़ा भाग शासन करता है। यानी कि ऐसा भाग, यानी बहुत बड़ा भाग जिसमें कौन शासन करेगा? जनता। जनता के द्वारा बनाया गया शासन अपेक्षाकृत जनता के लिए ही होता है, उसमें जनता ही शासन करेगी। ये इनके शब्द है, ठीक है। लेकिन क्या कहते हैं प्रजातंत्र का अर्थ है जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा सरकार। अगर आपकी डेफिनेशन आती है जनता का, जनता के लिए, जनता की सरकार, ये किनके द्वारा शब्दों में की गई है, तो आप किनकी बताएंगे? अब्राहम लिंकन की। इन्होंने बताया कि सिर्फ जनता ही जनता के लिए सरकार बनाती है, ठीक है। लेकिन अब डेमोक्रेसी चेंज हो गई है, मोस्टली हमारी डेमोक्रेसी जनता के लिए ही होती है, पर अब तानाशाही शासन ज्यादा आने लगा। ब्राइस का कहना है ब्राइस शासन का बाह्य रूप है जिसमें राज सत्ता किसी विशेष श्रेणी के लोगों की नहीं अपितु समस्त समाज के व्यक्तियों को प्रदान करती है। यानी इनका कहना क्या है कि हम जो शासन बना रहे हैं वो खुद के लिए नहीं बना रहे, पर्सनली नॉट, ये हम किसके लिए बना रहे हैं? सोशल, पूरे समाज के व्यक्तियों के हित के लिए बनाते हैं और उन्हीं के लिए सरकार बनाई जाती है। हॉल का कहना है कि राजनीतिक संगठन का वह स्वरूप है जिसमें जनमत का नियंत्रण होता है। सीधी बात, जो जनता के फायदे की बात कर रहा हो और जनता ही खुद कर रही हो वो हमारा लोकतंत्र होगा। और सभी राइटर्स अपने जनता के लिए ही बात कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारा चैप्टर ही क्या है? लोकतंत्र, जिसमें हम जनता की तंत्र की बात करेंगे, पूरे जनता का शासन। तंत्र यानी एक होता है पूरा शासन, ठीक है। अब हमारे कहाँ आते हैं हम? शिक्षक की आवश्यकता क्यों है? जैसे अगर हम देखें तो हमें इसकी शिक्षा की क्यों आवश्यकता होगी? हम प्रजातंत्र में शिक्षा का क्यों आवश्यकता? बताओ, शिक्षा जरूरी है क्या? नहीं करें तो वोट तो वैसे ही दे देगी, उसको तो पढ़ना लिखना जरूरी नहीं है, वोट तो वैसे ही दे देगी। जनता तो सरकार अपना चुन सकती है, एजुकेशन की जरूरत है उसको क्या? ताकि वो निर्णय ले सकें कि जो हमारी सरकार है वो हमारे लिए फायदा देती है या नहीं, वो हमारे हित के लिए सोचती है या नहीं। तो शिक्षा का इसमें इम्पोर्टेंट होता है। एक आते हैं आपके राधा कृष्ण विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। इन्होंने क्या किया? इनका काफी योगदान है। कोठारी आयोग, मुंडलियर आयोग, ये तुमने पढ़े होंगे, पढ़े हैं कोठारी, हाँ ये कमीशन आए हैं। तो ऐसे राधाकृष्ण जो कमीशन आया था इसका क्या था? इन्होंने क्या क्या काम किया? क्योंकि लोकतंत्र की बात हो रही है, कुछ पढ़ा था? नहीं, ठीक है। चलो, मानने की एक राजनीतिक व्यवस्था है और उन अधिकारों और स्वतंत्रता के सिद्धांतों पर आधारित है। जो हमारी राजनीतिक होती है, पॉलिटिकल है, वो किस, उसमें क्या होता है? एक तो फ्रीडम की बात होती है, सभी के अधिकारों की बात होगी, लोग किस तरीके की स्वतंत्रता होगी, सिद्धांतों पर काम करेंगे। पॉलिटिकल का काम ही है जनता के लिए काम करना, ठीक है। तो किसी आमुक जाति जो धर्म, लिंग और आर्थिक स्थिति के भेदभाव से उठकर उसे ऊपर समान रूप से लागू है। यानी हम इसमें भेदभाव नहीं कर सकते, किसी व्यक्ति से ये नहीं कह सकते कि तुम किस जेंडर के हो। जेंडर में भी काफी डिफरेंट देखा जाता है, कहीं किसी के रिलीजियस में भेदभाव किया जाता है, तो ये अलग अलग चीजें हमें देखने को मिलती है। तो इनको हम क्या करेंगे? इन सब के भेदभाव से ऊपर उठकर उसको हम समान तरीके में लाएंगे, ठीक है। तो इसमें इन्होंने क्या किया था? एक इन्होंने दी थी कि हम विवेकशीलता लाएंगे, दूसरा गुड बिहेवियर, इक्वालिटी एंड प्रोग्रेसिव एंड लिबर्टी। ये किनके थे? कमीशंस के मान्यताएं थी। इन्होंने अपने सब बेसिक कंसेप्शंस दिए थे कि हम जो हमारा राधा कृष्ण जो आयोग था उन्होंने ये कंसेप्शंस दिए थे कि हम इन चीजों को किसमें रखेंगे? अपने लोकतंत्र में। अगर हमारे पास इक्वालिटी नहीं होगी तो क्या हमारा पॉलिटिकल चलेगा? नहीं चलेगा। अगर हम प्रोग्रेसिव नहीं करेंगे, मान लो हम प्रोग्रेसिव ही नहीं कर रहे हैं, भले हमने सब चीज इक्वालिटी दे दी है और हम उसको बढ़ा ही नहीं रहे हैं, उसमें हम प्रगतिशील के काम ही नहीं कर रहे हैं, तो भी हमारा काम रुक जाएगा। तीसरा आता है लिबर्टी यानी स्वतंत्रता। अगर हम व्यक्ति को स्वतंत्रता ही नहीं दे, किसी व्यक्ति शासन वर्ग को हम कहें नहीं तुम मेरे अधीन काम करोगे, तो ये भी एक गलत हो जाएगा। तो उन्होंने ये सब इन्होंने मान्यता दी कि ये चीजें तो होनी ही चाहिए, ठीक है। जैसे गुड बिहेवियर, ये भी एक इम्पोर्टेंट है, हमें गुड बिहेवियर रखना होता है, बिना गुड बिहेवियर के कोई काम नहीं होगा। विवेकशीलता यानी अब हमें ऐसे व्यक्ति मनुष्य का विकास करना है जो अपने विवेक से अच्छे विचारों को दूसरों तक पहुंचा सके या अच्छे विचारों द्वारा अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करें। तो ये हम सब चीजें हमारी जरूरत होती है, ठीक है। प्रजातंत्र के गुण और एक आपके अपने कंपोनेंट्स कॉन्सेप्ट में हम जैसे अगर देखेंगे तो लोगों का शासन होना चाहिए, ठीक है। दूसरा लोकमत, कानून की सर्वोच्चता होनी चाहिए। कानून अगर सर्वोच्च नहीं होगा तो जनता इसमें अपने हित को नहीं समझ पाएगी, कानून की
इसमें क्या होनी चाहिए, यानी सुप्रेमेसी ऑफ लॉ। एक होना चाहिए पॉलिटिकल पार्टी, जो पॉलिटिकल पार्टी होती है, हमें ये पार्टी लोकमत दल का मतलब होता है जो जनता का दल है, उसमें एक इनकी पार्टी भी होनी चाहिए। अगर ये मतलब एक अपनी पार्टी बना के नहीं रखेंगे, सब इस तरीके से फैले रहेंगे, तो उस हिसाब से भी काम नहीं होगा। तो उन्होंने अपने अपने कॉन्सेप्ट दिए थे डेमोक्रेशन में कि इनकी मान्यता है, तो ये समानता स्वतंत्रता ये सब आप खुद इसमें क्रिएट कर सकते हैं कि स्वतंत्र समानता तो होनी ही चाहिए, ठीक है। कानून की सर्वोच्चता होनी चाहिए, स्वतंत्र न्याय होना चाहिए, जिसमें जनता अपने जो भी हमें मान लो प्रॉब्लम है तो हम स्वतंत्रता से जा सकते हैं न्यायालय में, हमें कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए। ये नहीं होनी चाहिए कि तुम इस जाति के हो तो तुम यहाँ अपनी अपील नहीं कर सकते या अपनी सुनवाई नहीं ला सकते, तो हमें इसमें स्वतंत्रता भी जरूर होनी चाहिए, ठीक है। भाईचारा जरूरी है, अगर भाईचारा ना होकर लड़ाई झगड़ा होते रहेंगे तो क्या आगे का हमारा जो भी हम आयोग मान्यता देती है कभी कुछ भी करेगी तो उसमें हमारा समाज का विकास नहीं होगा। तो ये तो आपकी हो जाएंगे आपकी मान्यता, अपनी जनतंत्रीकरण। अब हमें चूंकि बताने थे शिक्षा के आवश्यकता और महत्व कि प्रजातंत्र में शिक्षा की क्या है। अब्राहम लिंकन को कहना है कि जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन, तो इन्होंने जब ये कहा है जनता का जनता के लिए शासन, अगर जनता शिक्षित नहीं है, ठीक है, मान लो जनता सोचती है कि हमें क्या करना है, हमने तो सरकार बना दी, अब उसको यही नहीं पता है कि जो हमने सरकार क्रिएट की है वो हमारे हित के लिए है या नहीं। तो जनता जब तक शिक्षित नहीं होगी, जनता तो अपने विवेक से काम नहीं ले सकती, उसको जैसा बता दिया जाएगा वो दूसरों की बातों पे, क्योंकि उसका खुद का दिमाग नहीं चल रहा। इंसान का दिमाग जब चलता है जब वो एजुकेट है, तो वो सोच समझ सकती है कि जो हमें समझाया जा रहा है कि अब वो सही भी है या नहीं, तो उसके लिए एजुकेशन की आवश्यकता इम्पोर्टेंट है। शिक्षा से एक सामाजिक प्रक्रिया है जिससे व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास किया जाता है, और उससे क्या होता है, फिर अगर हम व्यक्ति का विकास करेंगे तो क्या होगा, मनुष्य का तो डेवलपमेंट हो रहा है, बट उससे समाज का भी विकास होगा, क्योंकि समाज किन से मिलकर बनता है, पीपल्स से द्वारा। अगर हम पीपल को एजुकेट करेंगे तो ही हमारा सामाजिकरण का विकास होगा, जिससे व्यक्ति और समाज दोनों का ही लाभ है। एक तो व्यक्ति को भी लाभ हो रहा है क्योंकि वो खुद इतना डेवलप हो गया, दूसरा समाज का भी विकास हो रहा है, ठीक है। अब प्रजातंत्र में शिक्षा का आपको समझ में आएगा कि हमें शिक्षा क्यों जरूरी हो गया। दूसरी आती है आपके इसके जैसे मैंने बताया एलिमेंट्स हैं, एक तो इसके आवश्यकता भी हो जाएगी और एक महत्व भी हो जाएगी। क्या महत्व है, तो महत्व में तो आप शिक्षा को बता देंगे कि क्या इंपॉर्टेंस है, इसमें मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम्स होगी, आवश्यकता में भी आप बता दोगे। अब आ जाएंगे इसके एक सिद्धांत। हमें ये सिद्धांत ज्यादातर ये क्वेश्चंस आते हैं कि हमें प्रजातंत्र के मूल सिद्धांत क्या क्या है। जैसे मैंने भी बताए थे, आपको क्या क्या राइट करना है, स्वतंत्रता, समानता, भातृत्व यानी जो भाईचारा हो जाएगा आपका, आपसी प्रेम समझौते होने चाहिए, सामाजिक न्याय, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता, ये आपकी मान्यता आ जाएंगी किसमें, लोकतंत्र में शिक्षा की, ठीक है। तो ये आपको सिद्धांत में लिखने हैं। अब इसमें महत्व हो गया, मैं इसके पॉइंट्स बता देती हूँ महत्व के कि क्या क्या होंगे, इसको आप खुद एक्सप्लेन करेंगे, नहीं कि करके पूछते जाओ। जैसे आता है संस्कृति के संरक्षण, मानवीय गुणों का विकास, यहाँ क्या बताया है आपको, नीड्स एंड इम्पोर्टेंस, ठीक है। अधिकारों का ज्ञान, इसकी
ठीक है। तो पहला आता है संस्कृति के संरक्षण व हस्तांतरण। इसको आप कैसे डिफाइन करोगे? नो प्रॉब्लम। इसका इंग्लिश में यानी कि जो आपका जैसे कल्चर्स है, तो कल्चर्स को हम कैसे मतलब उसको सेफली कर सकते हैं। कल्चर्स में हमारे क्या आ जाएंगे? जो हमारे हेरिटेज, ठीक है, और आपके कल्चर्स आ गए, उसके हम जो उसका साइंस में क्या उसका यूज़ है, हमारे उसकी नॉलेज में हमारा जो कल्चर और हेरिटेज है उसकी हमें कितनी नॉलेज होनी चाहिए। हम अपने इंडिया में रहते हैं तो हमें इसके कल्चर्स को एक दूसरे में ट्रांसफ़र भी करना है, एक जगह से दूसरी जगह को इसको बताना भी कि हमारे इंडिया का क्या हेरिटेज है। ज़्यादातर लोग इंडिया से क्यों इंटरेक्टिव होते हैं? क्योंकि यहाँ का कल्चर हेरिटेज सबसे अलग है। तो इन चीज़ों का हमें हस्तांतरण क्या करना होता है? ट्रांसफॉर्मेंस। दूसरी बात है जैसे कि अगर यह कार्य कब होगा? जब हमें खुद पता होगा कि हमारी धरोहर क्या है। धरोहर में हमारे सामाजिक धरोहर कैसे होते हैं? सोशल हेरिटेज क्या होते हैं? सोशल हेरिटेज क्या होगा? किले हुए हमारे, ठीक है, हिस्टोरिकल प्लेस हो गए, जो ये हमारे यही तो धरोहर होते हैं, इनको हमें सेव करना है। इनको हार्म तो नहीं कर सकते। कई लोग आते हैं घूमने गए हिस्टोरिकल प्लेस पर, उनको हार्म करके आते हैं, तो इनका हमें क्या करना होता है? संरक्षण करना होता है, हमें सेफली इनको रखना होता है। और हमें भी इन चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए कि ये हमारे हिस्टोरिकल प्लेस हैं और इनको हमें, ये हमारे सभ्यता के प्रतीक हैं, तो इनको हमें सेव करना है। तो हमें ये दूसरों को भी ट्रांसफॉर्म करेंगे। कैसे होगा? जब हम एजुकेट होंगे, हमें ये चीज़ खुद नॉलेज में आ जानी चाहिए कि ये जो हमारे संस्कृति के संरक्षण की जो अभी सभ्यता है, इसको हमें सेव करना है और इसका बचाव करना है, इसको नुकसान नहीं करना है। तो ये हमारे काम आएगी जब हमारे शिक्षा की आवश्यकता और महत्व में ऐड किया क्यों किया गया? क्योंकि जब हमें ये खुद पता होगा तभी तो ये दूसरों को बताएंगे। जैसे आप लोग कई कई जगह जाते हैं तो लोग कई दीवारों पर नुकसान करके आते हैं, वहाँ पर थूकना, ये सब गंदगी तरीके, ये हमें नहीं करना। क्योंकि ये क्या होता है, जो विदेशी लोग आते हैं इनसे ये लोग हमारी चीज़ों को देखते हैं तो उनसे अट्रैक्ट होते हैं। जब ये अट्रैक्ट होंगे तो ये हमारे यहाँ की चीज़ें अपने यहाँ पे भी तो प्रचार करेंगे कि हाँ इंडिया में ये देख के आए, वहाँ का ये इस तरीके का। लेकिन अगर हम सेफ ही नहीं रखेंगे तो हमारा फिर क्या होगा? लोग हम पे ही कहेंगे कि नहीं यहाँ के लोग इतने इस तरीके पीपल्स ऐसे हैं, ये करते हैं। तो हमें पहले उनको समझाना होगा। जो अनएजुकेटेड लोग होते हैं उनको नहीं पता, तो उन्हें हम समझाएंगे कि ये चीज़ें ऐसी नहीं करनी है। तो इसलिए शिक्षा का इम्पोर्टेंस हो गया एक तो आपके इसमें। दूसरा आता है मानवीय गुणों का विकास। हमारे क्या होते हैं, हमारे अंदर जो एबिलिटी है, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट्स कैसे होगा? हमारे अंदर के गुण कैसे विकास होंगे? डेवलपमेंट कैसे होगा? जब हम एजुकेट हो जाएंगे, ठीक है। मान लो आपको हमने स्कूल में रखा, आपके भाई को हमने नहीं पढ़ाया, आप दो भाई हैं, हम इसी का एग्जाम्पल लेते हैं, हमने एक को एजुकेशन दी, ठीक है, और एक को नहीं दी। ये स्कूल जाता है और ये घर पर ही रहता है, ये होम पर ही है, ठीक है, स्टे है यहाँ पे। अब इसका काम बस घर पे ही तक है और ये स्कूल जाता है। अब इसको तो सब चीज़ें मिल जाएंगी, पर ये घर पे ही बस चीज़ें देख रहा है कि इसने काम कर लिया होगा घर का, ये सब। अब इसके जो अंदर की जो मेंटलिटी है वो डेवलप होगी क्या? सिर्फ ये क्या क्या सीख सकता है कि हाँ हमारा भाई है, ठीक है, ये हमारे घर वाले हैं, हमें खाना खाना है, सोना है और काम करना है, बस। लेकिन इसके अंदर जो डेवलपमेंट आए हैं कि हमें समाज के लिए क्या करना है, भाईचारा व्यवहार कैसे, लोगों के साथ बिहेव कैसे रखना है। इसको तो बिहेव के बारे में पता ही नहीं है कि हमें व्यवहार कैसा रखना होता है। हो सकता है वो दूसरों के साथ गलत व्यवहार करे, झूठ बोले, क्योंकि हम स्कूल में बच्चों को मोरल भी तो सिखाते हैं कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, उनको ईमानदारी ऑनेस्टी बनाते हैं। बट इसको तो ये चीज़ें सिखाई नहीं है पेरेंट्स ने, क्योंकि उनको इतना नॉलेज नहीं है। तो इस हिसाब से इसकी अभी मॉरलिटी, जो इसकी एबिलिटी के अंदर के गुण, वो डेवलप ही नहीं होती, उसको पता ही नहीं है कि वो क्या कर सकता है। एक इंसान को जब तक उसके गुणों का विकास नहीं पता होता, जब तक उसको सिखाया नहीं जाए। तो अभी ये जो घर पे रह रहा है बच्चा, वो एक तरीके से जो एनिमल्स होते हैं उसी हिसाब से सीख रहा है, बस उसको खाना पीना है, उसके अंदर की उसके गुणों को पता ही नहीं है कि वो क्या कर सकता है, पैसे कमा सकता है, आर्थिक स्थिति से क्या कर सकता है। इस तरीके के गुण उसे कब होगी? जब वो एजुकेट होगा। तो ये मैथ आ गया समझ में। नेक्स्ट आएगा आपका योग्य नागरिकों का निर्माण। अब योग्य नागरिकों का निर्माण करने के लिए एजुकेशन क्यों जरूरी है? तो इसका मैथ आएगा कि नहीं आएगा? योग्य नागरिक हम कब करेंगे? जब लोग शिक्षित होंगे। अगर शिक्षा नहीं होगी तो योग्य नागरिक नहीं आएंगे, अगर योग्य नागरिक नहीं होंगे तो भारत का विकास नहीं होगा, ना ही समाज का, ना ही मनुष्य का और ना ही भारत का। नेक्स्ट क्या आएगा? प्रजातांत्रिक आदर्शों में विश्वास उत्पन्न करने के लिए। अब जो प्रजातांत्रिक कौन सा हो जाएगा हमारा? प्रजा का तंत्र। अगर हम इसको तोड़ देंगे तो प्रजा यानी जनता हो गई, तंत्र यानी शासन हो गया, ठीक है। तो
जनता का जो शासन है उसमें आदर्श आदर्श क्या होता है हमारे, बताओ आदर्शों को क्या बोलते हैं, बताओ। गुण बोलते हैं। हाँ गुण भी आ जाएंगे, एक बिहेवियर में भी आ जाएगा आपका व्यवहार, ठीक है, मेजर्स आ जाएंगे। तो अब हम मेजर कैसे उत्पन्न करेंगे, उसमें विश्वास लाना है कि जो जनता का शासन है उसमें आदर्शों में विश्वास हमें उत्पन्न करना कैसे होगा, शिक्षा के द्वारा ही लोग बता पाएंगे ना हम लोगों को। जैसे कि लोकतंत्र में कुछ आदर्श मूल्य होते हैं, जैसे नागरिक इन आदर्शों मूल्यों में विश्वास करते हुए उनके अनुसार आचरण करता है। शिक्षा इन नागरिकों के आदर्शों, आदर्श मतलब होता है जैसे हम कहते हैं ईमानदार बनो, ये अच्छे व्यक्ति की पहचान होती है, सदा सच बोलो, ये अच्छे आदर्श नागरिक की पहचान होती है, लोगों का सम्मान करो, अब छोटे बच्चों को प्यार दो, बड़ों का रिस्पेक्ट दो, ये आदर्श में तो आएंगे हमारे, जो हमें घर वाले भी सिखाते हैं, हम पहले मातृभाषा में सीखते हैं प्राइमरी तक, उसके बाद हमें आगे ये स्कूल वाले सिखाते हैं। तो ये आदर्श होंगे कब, तो उनमें उत्पन्न हम कब करते हैं कि आप ऐसे बन सकते हो, जैसे कोई बच्चा गलत रास्ते पे जाता है, उसके अंदर बैड हैबिट्स हैं, ठीक है, मान लो उसके पास बैड हैबिट्स है, अब उसको हमें अच्छी हैबिट्स कैसे ला सकते हैं, पहले हम कंपेयरिंग देंगे उसको बैड हैबिट गुड हैबिट्स में, फिर बच्चों को बताएंगे कि जो बैड हैबिट्स होती हैं उससे तुम्हारे अंदर क्या होगा, तुम्हारे आगे का फ्यूचर्स क्या होगा, उस हिसाब से उसको समझाते हैं। तो बच्चा फिर गुड हैबिट्स में कब होगा, जब उसको बुरी चीज़ें समझाएंगे। तो उसमें पहले विश्वास जगाना होता है कि तुम इन चीज़ों को अगर करोगे तो तुम्हारे साथ ये हो जाएगा और फ्यूचर इस तरीके का होगा, तुम ये कर सकते, ये इस तरीके का तुम्हारा फ्यूचर एंड हो जाएगा। और हम जब उसको गुड हैबिट्स में उसको विश्वास उत्पन्न करेंगे कि तुम अगर इस हैबिट्स में चलोगे या तुम ऐसे आदर्श अपनाओगे, अच्छी तरीके से रहोगे, ईमानदार बनोगे, तो तुम्हारा भविष्य अच्छा रहेगा। तो ये हमें उसको विश्वास दिलाना होता है, ठीक है, बिलीव दिलाना होता है। ये कब होगा, जब हम उसको शिक्षा से जोड़ेंगे। फिर आता है कर्तव्य और अधिकारों का ज्ञान। कर्तव्य और अधिकार कौन से हो जाएंगे आपके, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आपका क्या काम है, तो ये कब आएगा, ये कब कैसे ज्ञान होगा, उसको हमें कैसे देना होता है, शिक्षा के द्वारा देंगे कि राजकीय में व्यवस्था कैसे चलानी है, ये हमारा कर्तव्य है। हमें हमारा कर्तव्य है कि लोगों की सेवा करना, ये हमारे कर्तव्य में आते हैं। अधिकार वो होते हैं जो हमें राइट्स मिलते हैं, कर्तव्य क्या होते हैं जिन्हें हमें पालन करना होता है। कर्तव्य और राइट्स दोनों ही चेंज है, नॉट इक्वल। कर्तव्य होंगे जिनको हमें पालन करना ही है, हमारा कर्तव्य है कि देश के जो हेरिटेज है उनकी रक्षा करना, ये हमारे कर्तव्य में आ जाएगा, समझ में आया। तो कर्तव्य अलग हो गया और राइट्स आपके अलग। अधिकार जो हमें देते हैं, जैसे हमें स्वतंत्रता का अधिकार है, ये हमारा कर्तव्य नहीं है। स्वतंत्रता का अधिकार में क्या आ जाएगा, हम स्वतंत्र हैं, ठीक है। बोलने का अधिकार है, हम बोल सकते हैं, पर ऐसा भी नहीं कि तुम उल्टा सीधा भी बोलो, कोई अधिकार में है, बट बोलने का अधिकार है। कोई भी धर्म एक्सेप्ट करने का अधिकार है, ये हमारे 6 अधिकार हैं, आप लोगों ने पढ़ो। और हमारे कर्तव्य कितने हैं, 11 मूल कर्तव्य हैं और 6 हमारे अधिकार हैं। तो इन चीज़ों को याद करते चला करो, कभी कभी बीच में पूछ लिया, ये याद होनी चाहिए आपको हमेशा, ठीक है। अब जैसे आती है देश प्रेम की भावना का विकास। देश प्रेम की भावना को हम कैसे जागरूक करेंगे लोगों में, चलो हमें तो हमें शिक्षित है, गाँव है, अब गाँव वालों को क्या पता, चलो उन्हें अपनी मिट्टी से तो प्रेम होता है, क्योंकि बिना मिट्टी के वो अपनी खेती नहीं करते। लेकिन उनसे अगर कहें कि जाओ यहाँ पे जुलूस निकल रहा है, इस अपने हक के लिए लड़ाई करो, तो वो क्या लड़ेंगे, नहीं, वो कहेंगे हमें क्या करेंगे, इससे हमारा कुछ फायदा नहीं है। कई कई हड़तालें लगती हैं, जैसे अपने लिए हक के लिए, जैसे कभी किसान वर्ग की हड़ताल हो जाती है, कभी श्रमिकों की हड़ताल लगती है। लेकिन अगर हमने कह दिया कि जाओ तुम इनके लिए लड़ो, तो वो कहेगा हम क्यों लड़ें, हमें कौन सा फायदा। लेकिन हम जब उसको उसके बारे में बताएंगे, उसको समझाएंगे कि तुम उसको प्रॉफिट बताएंगे कि ये करोगे तो तुम्हें सरकार इस तरीके का प्रॉफिट देगी, तुम लड़ो, लेकिन इसके लिए तुम्हें पहले लड़ना होगा, तब वो एग्रीमेंट होगा। लेकिन अगर उसको हमने समझाया ही नहीं है, डायरेक्टली कह दिया कि तुम जाओ 4 घंटे 6 घंटे तुम्हें बाहर बैठना होगा, बैठेगा, तो वो कहेगा नहीं हम तो नहीं जा सकते, हमारे पास टाइम नहीं है, भूखे बैठ नहीं सकते। जब तक उसको हम प्रॉफिट नहीं समझाएंगे वो नहीं होगा। तो इसके लिए हमें खुद को पहले शिक्षित करना है ना, तब तो हम सामने वाले को उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि हमें सामने वाले का माइंड ही नहीं पता वो कैसे हमारी बात को समझेगा। तो उसको समझाने के लिए जो बातों को एक दूसरे तक ट्रांसफ़र करते हैं, तो ये जो हमारी लैंग्वेज का ट्रांसफ़र है वो हम शिक्षा के द्वारा ही तो सीखते हैं कि हमें किस लैंग्वेज के द्वारा सामने वाले को अपनी बातों का एक्सप्लेन करना है। अंडरस्टूड, ठीक है। उद्देश्य क्या होगा, उद्देश्य में भी आपके इस तरीके से रिलेटिव हो जाएंगे। जैसे हमें उद्देश्य क्या होगा शिक्षा का,
कि हमें व्यक्ति का विकास करना होता है, ये आपका उद्देश्य में जाएगा। देशभक्ति की भावना का विकास करना होता है। व्यवसायिक कुशलता यानी कि डेवलपमेंट ऑफ वोकेशंस एफिशिएंस, ठीक है। धार्मिक साइड में डेवलपमेंट ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस, ये आपके अंदर ये हमें उद्देश्य होते हैं कि एक व्यक्ति के अंदर हमें करना है। तो ये आप क्या कहते हैं, जो आपके एम्स हैं वो आप कर लोगे कि मैं इसको राइट कर देंगे, ठीक है। जैसे नेतृत्व के लिए शिक्षा यानी एजुकेशन ऑफ लीडरशिप, इसका क्या इसमें हम कैसे उद्देश्य करेंगे लीडरशिप, कैसे वो डायरेक्ट करता है। जैसे हमें सफल नेता की हमारा उद्देश्य क्या है कि हम ऐसे योग्य व्यक्ति सिलेक्ट करें जो सफल हो, वही नेता सक्षम हो, योग्य हो, जो देश को चलाने के लिए काम करे, ठीक है। जिसके अंदर सहनशीलता हो, दूरदर्शिता हो। सहनशीलता यानी सहन करने की भावना, किसी ने कुछ कहा तो वो झगड़ने के लिए उतारू ना हो, ठीक है। दूरदर्शिता यानी दूर की बातें सोच ले, उसे ये समझ में पहले से आ जाए कि मैं अगर ये काम कर रहा हूँ तो आगे का क्या होगा, या मैं जो मुझे प्लानिंग करनी है उससे क्या क्या प्रॉफिट होने चाहिए, लोगों के हित में कितने होने चाहिए। तो एक सफल योग व्यक्ति के नेतृत्व मतलब क्या होता है, जो लीडरशिप होती है तो उसके अंदर ये सब चीजें होनी चाहिए। एक योग नेता के अंदर दूरदर्शिता, सहनशीलता, बुद्धिमानी। अगर बुद्धिमान नहीं होगा तो क्या वो एक योग नेता में आएगा? नहीं, ठीक है। न्याय करने वाला होना चाहिए, उसको न्याय सही देना आना चाहिए। ये नहीं कि किसी की बातों में आकर उसने डिसीजन ले लिया, चाहे वो उसके हित में हो या ना, वो अपने हिसाब से अड़े रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। परिश्रमशीलता यानी मेहनती भी होना चाहिए वो, ये सब गुण उसके अंदर होने चाहिए एक लीडरशिप के अंदर। धार्मिक सभ्यता में तो आपको पता ही है कि सभी के अंदर सभी धर्म की भावनाओं का विकास होना चाहिए। उनको ये नहीं लगना चाहिए कि इस धर्म में कोई बाधा है, इस धर्म में कोई बाधा है। हमें सभी धर्मों के लिए अपने उनके आदर्शों का पालन करना चाहिए, ठीक है। व्यवसायिक कुशलता का समझ में आ गया। एक कुशलता का मतलब क्या होता है, आपके अंदर क्या स्किल्स हैं, जो आपके व्यवसाय के जो स्किल्स हैं वो किस तरीके से हमें क्रिएट कर सकती है। जैसे अगर अच्छे कुशल इंजीनियर की कमी है तो हमें लोगों को इस तरीके से ट्रेनिंग देनी चाहिए। हमारे जैसे मान लो अगर हम इंडिया के किसी गांव में जाएं, वहाँ अच्छे टीचर की कमी है, तो हमें पहले ऐसे योग टीचरों को भेजना होगा जो वहाँ के लोगों को पढ़ा सके। योग टीचर कब होंगे? जब उनको प्रशिक्षण मिले, उनको ट्रेनिंग दी जाए, उनको एजुकेशन मिले। जो डिप्लोमा होते हैं उनको डिप्लोमा में ट्रेनिंग जो भी कोर्सेज रिलेटेड होती है डिग्री वगैरह, तो पहले वो टीचर होना चाहिए, उस हिसाब से पढ़ा लिखा होना चाहिए और उसको पूरा उसकी मेथड्स भी पता होना चाहिए कि हमें किस तरीके से लोगों को इंटरेस्टेड लाना है। अगर आपके कंपनी में इंजीनियर्स की कमी है तो हमें इंजीनियर्स को भी लाने होते हैं, लेकिन वो एक कुशल होने चाहिए। तो व्यवसायिक कुशलता का विकास हमारा उद्देश्य शिक्षा के द्वारा पूरा हुआ, ठीक है। व्यक्तित्व का विकास हो गया। अब नेक्स्ट का आएगा उद्देश्य हो गए आपके, और ये भी हो गए, एलिमेंट्स हो गए और उद्देश्य हो गए। अब कुलीन शासन का करना, कुलीन का मतलब क्या होगा, यानी आर्टिक्रेसी पढ़ा है, इसमें क्या है, यानी कि कुलीन शासन तंत्र में सत्ता की बागडोर किसी एक विशेष वर्ग के हाथों में रहती है। एक ही व्यक्ति के हाथों में चलाया गया शासन कुलीन शासन कहलाता है। यानी कि जो जैसे कि अगर हम पास्ट की बात करें, हिस्ट्री में जाएं, तो उस टाइम एक ही सत्ता की बागडोर चलती, राजा का बेटा ही राजा बने और दूसरा तो बैठ ही नहीं सकता है, ठीक है। उसका आने वाली संतान होगी वो भी राजा के बेटा ऐसे नहीं। अब राजा तो कई शादी करते थे, एक राजा की कई रानियां होती थी, ठीक है, क्योंकि दासी में उनकी रानी ही कहलाएगी, बट जिनसे जो शादी करते थे वो मेघरानी होती। चलो, तो अब जो इसकी जो बड़ी रानी होगी, ये भी ये सेकंड थर्ड फोर्थ रानी होगी, लेकिन जो बड़ी रानी का जो भी रानी पहले उसको संतान देगी वो उसका सत्ता बैठने अधिकार होगा। अगर मान लो पहली रानी के बेटे नहीं, बच्चा नहीं हुआ, सेकंड रानी के जनरेशन होती है, तो सेकंड रानी ने पहले अगर राजा को दी है तो वो ही गद्दी पर बैठेगा, ये उनके रूल्स में। तो राजा की अब इसकी आने वाली संतान भी बनेगी, तो ये हमारा कुलीन शासन होगा, ठीक है। इसके आप लोग इसमें क्या करें, 2-3 पेज रह गए, एक सिटीजन रह गया है, मैं थोड़ा ही 5 मिनट का है कमी कर देती हूँ, ठीक है। तो इसमें आपको ये क्या है, कुलीन शासन समझ में आ गया, ठीक है। अब इसमें क्या आता है, कुलीन शासन के गुण। अभी मुझको इसमें ये गुण बताना है और दोषी बताना है। गुण में क्या होता है, व्यक्तियों का शासन होने के कारण कुलीन शासन के वर्ग संस्कृति और सभ्यता और ललित कलाओं की उन्नति का। अब इन्होंने कहा है कि इसके गुण बताने हैं, क्या क्या इसके फायदे होते हैं। तो कुछ तो फायदे होंगे
कुछ इसमें दोष भी आ जाते हैं। एक तो तानाशाही आ जाता है इसमें, जैसे अनुभवों की सुरक्षा। अब जो कुलीन शासन तंत्र है, अगर हम गुण की बात करें तो इनको अपने सभ्यता और कल्चर का सबका ज्ञान रहता है, तो वो उसको आगे बढ़ाते रहते हैं, ठीक है, ये उसको हार्म नहीं करते। अनुभवों की सुरक्षा होती है, क्योंकि इन्होंने जो सीखा है वो अपने पिताजी से सीखा है उनके, क्योंकि वो एक दूसरे को ट्रांसफर करते हैं ना कि हमें कैसे शासन चलाना है, तो इनको अनुभव अच्छी तरह से पता है। एक राजा अपने सारे अनुभव उसको किसको सिखाता है, अपनी आने वाली पीढ़ी को। दूसरा आता है सरल एवं कम खर्चीला। अब इसमें कोई हमें सिलेक्ट ही नहीं करना है, राजा का आने वाला बेटा है तो हमें इसमें कोई डिसीजन तो लेना नहीं है, कोई वोटिंग नहीं करानी है, कोई इसमें चुनाव नहीं लड़ने हैं, कई जगह जगह में वोट इलेक्शन ही नहीं करना है, तो इसमें हमारा एक बचत होगी, खर्चीला हो गया कम। दूसरा इसमें संगठन की तुलना सरल होता है। अब इसमें यूनिटी भी नहीं हो रही, क्योंकि राजा का बेटा राजा ही है, हमें इसमें कोई यूनिटी तो बनानी नहीं है। अगर हम अलग अलग इलेक्शन कराते हैं तो एक यूनिटी बनती है, इसकी अलग यूनिटी होगी, आप इलेक्शन लड़ेंगे तो आपकी यूनिटी अलग होगी, ये इलेक्शन लड़ेगा तो इसकी यूनिटी अलग होगी, तो ये एक इसमें फायदा होता है। दूसरी बात, सोचने और समझने में निर्णय, यानी बुद्धि शासक ना तो शासन में कोई क्रांतिकारी प्रयोग करते हैं, ना ही जल्दबाजी निर्णय लेते हैं, ये अपने हिसाब से निर्णय लेते हैं, इसमें कोई क्रांतिकारी का काम नहीं होगा, ठीक है। और दूसरी बात है भ्रष्टाचार से मुक्त शासन। भ्रष्टाचार मतलब क्या होगा? भ्रष्टाचार मतलब सब प्रकार, जैसे कि कोई रिश्वतखोरी है, इसमें आपका इनकरप्शन नहीं आएगा, मतलब कोई आपको रिश्वत नहीं दे सकता। अब जैसे आप राजा है तो आप क्रिएट है, मान लो आपसे कहा है, हमने यहाँ पे वोटिंग करा दी कि 4 लोग खड़े हो रहे हैं और इलेक्शन लड़ेंगे राजा के लिए, हमने तुमने पैसे दे दिए कि तुम मत लड़ो, हम तुम्हें इतने लाख रुपए दे रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे भ्रष्टाचार हो गया ना, करप्शन फैल गया। जो करप्शन होता है वो इसी तरह से तो फैलता है। अब एक दूसरे ने इसको भी पैसे दे दिए, तो अब यहाँ पे करप्शन होता है, वो कहता है तुम, या हम तुमसे कह रहे हैं कि तुम हमारे हिसाब से चलोगे, तुम राजा बनेगा पर हमारी डील करना, हम तुम्हें पैसे देते रहेंगे, तो यहाँ पे करप्शन हो रहा है, रिश्वतखोरी चल रही है। तो ये इसमें कुलीन शासन में ऐसा नहीं होता, ठीक है। अगर हम दोष की बात करेंगे तो धनिकों का प्रभुत्व, ये दो, और जैसे असमानता का पोषक है, इसमें क्या होता है, कई लोग अहंकारी बन जाते हैं, उन्हें पता है कि हम ही राजा बनेंगे, हमारे आने वाले, तो एक तरीके से इसमें क्या होता है, घमंड भी आ जाता है। दूसरी बात, प्रगति का विरोधी शासन, यानी जनता की आकांक्षाओं के अनुसार ये परिवर्तन नहीं हो सकते, अगर जनता चाहे दूसरी सरकार बने, ऐसे इसमें नहीं है, तो इसके लिए दोष में आप लोग समझ जाएंगे, क्योंकि जनता के अकॉर्डिंग नहीं सिलेक्ट होता है। दूसरी बात, इसमें अहंकारी लोग आ जाते हैं। दूसरी, इसमें विशेष वर्ग का सामान होने के कारण विशेष अहंकारी होना है और एक वर्ग का ही चलता रहना है, तो ये एक दोष है, क्योंकि मान लो जो आने वाली पीढ़ी है हो सकता है वो डिसीजन ना ले पाती हो, वो गलत लोगों की बातों में आकर अपना डिसीजन बदल देती है, तो ये ऐसा भी होता है, तो ये इसमें आप दोष आराम से लिख लेंगे, ठीक है। बाकी बात इसमें आ जाता है फैसिज्म। अब फैसिज्म के बारे में मैं पढ़ा रही हूँ उसमें, और नेक्स्ट आप चैप्टर 3 यूनिट पढ़ के आना, जिसमें मानव जीवन संसाधन और संसाधनों के भी संबंध